दैनिक सवेरा देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं भाई क्या नाम है राजस्थान से कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम सुभाष चंद्र सोमरा है। मैं राजस्थान के सीकर जिले के गुड्डा खुर्द पिंड का रहने वाला हूँ। मेरे साथी का नाम भाई मालीराम है। ये नीम का थाना जिले के चड़ा पिंड के रहने वाले हैं। तो गले में जंजीरें क्यों बांधी हुई हैं? जंजीरें इसलिए बांध रखी हैं कि बुर्जुआ तंत्र ने आज भी किसान को बेड़ियों में जकड़ रखा है, गुलाम बना रखा है। तो असल में किसान को आर्थिक आज़ादी चाहिए। तो आप पहली बार खनौरी आए हो या फिर पहले भी आए हो? खनौरी तो फर्स्ट टाइम आए हैं। उससे पहले हम शंभू बॉर्डर 3 बार जा चुके हैं, काफी दिन रह के आए। उससे पहले पिछले आंदोलन में पहले दिन से आखिर तक बैठे रहते, बाद में हम लोग बैठे रहते वहाँ पे। और अब गांव-गांव पिंड-पिंड जाके हम जागरूकता का काम करते हैं पूरे देश में। अभी तक देश के कौन-कौन से कोने में घूम चुके हो? देश से नहीं, विदेश में भी कई देशों में जा चुके हैं। क्योंकि असल में आज देखें, गहराई से आप देखें तो ना केवल भारत बल्कि पूरे धरती पे 2 ऐसे वर्ग हैं, किसानों और खेती और मजदूरों का, जो अपनी आजीविका बचाने की लड़ाई इस वक्त लड़ रहा है। भले बुर्जुआ मीडिया दिखाए ना दिखाए, फ्रांस जो विकसित देश बोलते हो, इटली बोलते हो, इन तमाम देशों का किसान भी परेशान है। वो रोड पे आंदोलन कर रहा है, आंदोलित है। और गरीब देशों को, विकासशील देशों को किसान दुखी है। तो बीमारी क्या है, उसको जब तक गहराई से नहीं समझेंगे, उसका समाधान होने का अच्छे से, किसी पेड़ को हमें सुखाना है, जब तक उसकी जड़ को नहीं काटेंगे, पेड़ उसका सूखने वाला है। तो जड़ पे वार नहीं कर पा रहे हैं हम, इसी वजह से ये बार बार फन उठा लेते हैं और फिर हमें रोड पे आना पड़ता है। अच्छा, काम क्या करते हो आप? काम वैसे तो हम तो किसान हैं, ठीक है। 7 पीढ़ियों से पिताजी सेना, क्यों किसानों में क्या होता है कि सेना में चले जाएंगे, पिताजी सेना में, तो देशभक्ति तो हमारे खून में ही है, ठीक है। सेना से आने के बाद वो फिर किसान ही जवान होता है, जवान ही किसान होता है। सेना से आने के बाद फिर खेती चालू कर देते हैं। तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो इंजीनियरिंग करके मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था। नौकरी करने के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि प्रकृति जिसको जहाँ ले जाना होता ले जाती है। कि उस वक्त क्या किसान ज्यादा आत्महत्या करता था, तो मीडिया वाले ज्यादा दिखा रहा था। वहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह आया करते थे, आज कर्नाटका का किसान मर रहा है, फांसी लगा रहा है, आज विधव का मर रहा है। तो जब वो बारह, तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं आंख बंद करूं, मेरे को मरता हुआ किसान दिखना चालू हो गया था, ठीक है। तो मैंने 6 महीने 1 साल काटा, फिर घर वालों को बताया तो उन्होंने बोला बेवकूफ हो गए, बावड़े हो गए, नौकरी छोड़ने की बात करो, इतनी अच्छी नौकरी है। फिर उसके बाद 6 महीने और निकाले, तो हालत ये होगी कि अब सोना मुश्किल हो गया। तो मैंने बिना बताए छोड़ के पूरे देश के भ्रमण पे मैं निकल गया, क्योंकि मैं भी समझ नहीं रखता था कि मर क्यों रहा आखिर किसान, वजह क्या है। तो मैंने वहाँ कर्नाटका गया, सभी स्टेट्स में जाके देखा, तो वहाँ भाषा मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि भाषा तो इतनी इंग्लिश जानते थे, हिंदी जानते, बाकी नहीं जानते। तो मैंने ट्रांसलेट, अब तो कई भाषाएं मैंने वो बाद में और सीखी, ट्रांसलेट की मदद से जानना चालू करा। तो भले उनकी भाषा अलग है, विचार अलग है, लेकिन समस्या सबकी एक ही थी कि खेती को लाभकारी ये तंत्र रख रहा है, इसलिए वो कर्जे में डूब के आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। तो मैंने सरकारों को लिखना चालू करा, यूपीए गवर्नमेंट, फिर एनडीए गवर्नमेंट आ गई। तो मैंने बोला भाई ये कानून क्यों नहीं बनाते तो किसान के लिए। जब उन्होंने नहीं बनाया, उनके कान में जूं भी नहीं रखी, तो फिर मैंने समझा पूरी वैश्विक व्यवस्था की ये बीमारी के क्यों नहीं बना रहे हैं। जब वैश्विक व्यवस्था समझा, तो उसके बाद फाइनल जो कंक्लूजन इसका निकला, किसान विश्व क्रांति, इनको दिमाग से हम कैसे मात दे सकते हैं, इसके लिए किसान विश्व क्रांति का रोड मैप दिया है। घर बैठे बैठे हम दैनिक कामकाज करते हैं, क्योंकि फांसीवादी ताकतें दिन पर दिन ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है किसान को ऐसे आंदोलन किसी भी देश में नहीं करने देंगे वो। तो हमारे पास क्या तरीका, हम घर घर बैठे बैठे राक्षसी व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे, क्योंकि किसान के पास इतनी बड़ी ताकत है जो किसी भी वर्ग के पास नहीं। किसान कौम ही अकेला इस पूरी धरती पे वास करने वाले सभी लोगों का भला कर सकता है। अभी तक कितनी भाषाएं आप सीख चुके हो, कितनी भाषाएं बोल लेते हो? भाषाएं काफी सीखी है, ठीक है। तो अभी भाषाओं पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीखनी पड़ी मजबूरी में, ठीक है। अच्छा, माहौल क्या चल रहा है पंजाब में? तो आपने देख लिया, मोर्चा लगा हुआ पिछले 10 महीनों में। और राजस्थान से आप हो, राजस्थान में क्या माहौल है किसानी आंदोलन को लेकर? और पूरे देश में आप, पूरा देश में कोने कोने में घूम चुके हो, पूरे देश में आंदोलन को लेकर क्या माहौल है? देखिए क्या होता है, बुर्जुआ ताकतें बड़ी चतुर होती हैं, तो ये किसानों को बांटते हैं। अब देखो यहाँ भी देखोगे, एसकेएम पॉलिटिकल, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल वाले चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं, उग्रा जी आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, ठीक है। राज्यपाल जी भी आ रहे हैं, चड्डूनी जी भी आ रहे हैं। और जो राजस्थान में जो ज्यादा लाल झंडे वाले लोग हैं वो भी पॉलिटिकल में हैं। अब जब उनका मुखिया बोलता है तब वो उठेंगे, ऐसे उठेंगे नहीं समझ रहे हो। तो ये टुकड़ों में बांट के ये लोग जो फूट डालो राज करने वाली नीति चला रहे हैं। इसी वजह से किसान को एक नहीं, जिस दिन एक हो गया, आज मैं फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि कम से कम भारत का किसान यहाँ पे, डल्लेवाल जी ने एक ऐसा अवसर पैदा कर दिया, अवसर दे दिया कि आप एक होके, जो जहां भी है किसान, खेत में है तो खेत से दिल्ली की तरफ चल पड़े, ठीक है।
अपनी गाड़ी में तो गड्डी से चल पड़े, ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर से चल पड़े। आप देखा होगा अपने पड़ोसी देश में, बांग्लादेश और श्रीलंका को देख लीजिए, अभी हाल ही में कुछ परसेंटेज लोग रोड पे आए थे, उनके शासकों को देश छोड़ के भगना पड़ा। तो ये माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने तो पता नहीं किसानों को किन किन विशेषणों से नवाजा था। अगर हम भी वही भाषा यूज करेंगे तो उनमें हमें फर्क नहीं रह जाएगा। हम बड़े आदर के साथ बोल रहे हैं, माननीय आदरणीय सामान्य प्रधानमंत्री जी, आप किसी मुगालते में न रह जाएं। जिस किसान ने आपको अपनी नासमझी की वजह से जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया, वो वापस आपको आसमान से उठा के ना केवल जमीन बल्कि पाताल में बिठा सकता है, ताकि फिर कभी आप पनपे नहीं। जिस राक्षस व्यवस्था के एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं, शायद किसानों की वास्तविक ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, वो उसको सूखे पत्ते की तरह मसल के रख सकता है। अच्छा, आपने बात की किसान नेता एक नहीं हो रहे, पंजाब में भी आम लोगों में यही चर्चा है, सभी वर्गों को बोला जा रहा है इकट्ठे हो, लेकिन जो किसान नेता है वो तो इकट्ठे नहीं हो रहे, लोगों को बोल रहे इकट्ठे हो। इसका कारण क्या समझो, एक मंच में क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? कारण वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, बुर्जुआ ताकतें बड़ी चतुर होती हैं, वो एक नहीं होने देती। जिस दिन एक हो गया तो वो खत्म ही हो जाएंगी। तो असल में वो एक नहीं होने देंगे, किसी को कुछ लालच दे देंगे, किसी को कुछ लालच दे देंगे। अब देश आजाद होने से अब तक भारत में आप देख लीजिए, किसान ने तमाम तरह के धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन, ठीक है, सब कुछ करके देख लिया, लाखों शहादतें दे दी, गोलियां खा ली, ठीक है, दिल्ली की सड़कों पे नंगा होकर हमारे सामने दौड़ लिया, अपना मलमूत्र पी लिया, चूहे तक खा लिए, सब कुछ उसने करके देख लिया, लेकिन आज तक भी उसको अपने पशुओं का लाभकारी मूल्य वो नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? वजह वही, नहीं समझ रहे हैं। समझ तो है चीजों की। अब आप देखो किसान का शोषण कैसे कर रहे हैं, मैं गांव में जाके किसान से पूछता हूँ, भाई आपका शोषण कौन वो कैसे कर रहा है, तो उल्टा मेरे से पूछता है क्या हमारा कोई शोषण भी कर रहा है। शोषण करने वाला इतना चतुर और धूर्त है कि जिसका शोषण कर रहा है उसको कानू कान खबर नहीं होने दे रहा। अगर आप देखें तो किसान का एक हेलीकॉप्टर तो हमारी आंखों के सामने खा गए, हर किसान का। आप 1947 को आधार वर्ष भारत को ले लीजिए आप, 1947 में कर्मचारियों की कितनी तनख्वाह थी, तेल की क्या कीमती थी, सोने की क्या कीमती थी, महंगाई कितनी थी, वो 2024 में कितना परसेंटेज बढ़ गया। इधर किसान जो पैदा करता है, अन्न, फल, दूध, सब्जी सब किसान ही पैदा करता है, उसका क्या कीमत था, 2024 में कितना बड़ा फर्क आपको साफ नजर आएगा। एक हेलीकॉप्टर बैठे बैठे खा गए। अगर वो एरियर के रूप में हम उनसे मांगे तो रातों रात घर के हर किसान के घर के बाहर, भारत के किसान के घर के बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाए, इतना ही खा चुके हैं और किसान को पता ही नहीं लग रहा कोई उसका खा कैसे रहे। जब थोड़ा प्रेशर हम बताते हैं तो कुत्ते को गोश्त की टुकड़ी फेंकते हैं, एक टुकड़ा फेंकने की बात करते हैं। असल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? वो मिनिमम है, वो टुकड़ा ही है। वो भी ये दिखाते हैं, केवल देते नहीं। ये दिखाएंगे साल में 2 बार डिक्लेयर कर रहे हैं साहब मिनिमम, वो देना है नहीं उनको। तो मिनिमम क्यों लें हम? जो हमारा हक है वो दें, जो हमारा खा गए वो दें एरियर के रूप में। और फिर जो हमारा हक है, जितना परसेंटेज महंगाई बढ़ी, जितना तेल की कीमतें बढ़ी, सोने की कीमतें बढ़ी, कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ी, उतना हमारा ही बढ़े, तब तो हमारे साथ न्याय होगा। तो न्याय तो इनको करना नहीं, न्याय ऐसे करेंगे नहीं। तो इनको जब तक ध्वस्त हम नहीं करेंगे तब तक ये न्याय नहीं करेंगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है और गले में जंजीर पहने हुए हैं, एमएसपी की बात कर रहे हो आप, जिस एमएसपी की चोन मैनिफेस्टो में हर एक पार्टी बात करती है, तो वो लागू क्यों नहीं करते जब वो सत्ता में आते हैं? मेरा ग्राम चला है, पिंड चला है, जिला सीकर है, राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। और जो गुलामी की जंजीरें हैं, ये किसान ही नहीं पूरा देश गुलाम है। और जो देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, उस पे आज 250 लाख करोड़ का कर्जा है और वो दिवालिया हो चुका है। इसका मूल कारण है कि खेती और जो किसानी को लाभकारी करने के लिए जो बुजुर्ग तंत्र ने है, उसने जो आज़ादी के बाद में लागत बढ़ने के अनुपात में भाव नहीं बढ़ने दिया। और दूसरा कारण है, यदि इस जंजीरों को तोड़ने के लिए 4 बातें जरूरी है। पहली है कि जो किसान पैदा करता है, चाहे दूध पैदा करो, अनाज पैदा करो, तिलहन पैदा करो, चाहे मछली पैदा करो, जो भी किसान पैदा करता है उसका यहाँ देश में आयात नहीं होना चाहिए। और देश एक मंडी के रूप में नहीं विकसित होना चाहिए। विदेश अमेरिका के लिए या और कॉर्पोरेट घरानों के लिए ये मंडी के रूप में विकसित नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो किसान पैदा करता है उसका निर्यात खुला रहना चाहिए। और जो किसान की सती हुई है, जिस प्रकार इस बुजुर्ग तंत्र ने आज़ादी के बाद में सती की है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हम कर्जा माफी नहीं मांग रहे, हम सती पूर्ति की मांग कर रहे हैं। ये 4 चीजें हो जाएंगी, उस दिन देश सोने की चिड़िया हो जाएगा और आर्थिक रूप से वो आजाद हो जाएगा। तो कितनी देर से आपने दूसरी है कि ये इकट्ठे किसान क्यों नहीं हो रहे। इसका मूल कारण है मुद्दों को नेता नहीं मानते। मुद्दे को नेता मान लें, जैसे एमएसपी गारंटी कानून को नेता मान लें,
तो ये अलग अलग डिवाइडेशन नहीं हो। और ये दो नेताओं की महत्वाकांक्षा है, बुजुर्ग वर्ग के जो हथियार के रूप में काम कर रहे हैं वो हथियार के रूप में काम नहीं ले सके, इसलिए सबको मुद्दा को ही नेता मानना चाहिए। नेता असल में मानने नहीं देते। इनसे जो सवाल आपने पूछा था कि पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो में देती हैं हम ये कर देंगे फिर करती नहीं क्यों, ये आपने भाई माल्याण से सवाल पूछा था, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। असल में पूरी वैश्विक सिस्टम आप समझोगे ना, उसका राजनीतिक छोटा सा पार्ट है कि ऐसा क्यों नहीं करते। किसानों को जागरूकता के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब तक हम समझेंगे नहीं हम कर क्या रहे हैं और किससे मांग रहे हैं, ठीक है। असल में आप देखें तो आप गहराई से देखें तो 195 देश धरती में जिनके पास अपना फ्लैग एजेंडा है, बिना झंडे वाले भी कुछ हैं, उनमें धूर्त चालाक लोगों ने 3 टाइप का दिमाग होता है। 0.1% लोगों के पास धरती पर शक्तिशाली दिमाग है, वही पूरे तंत्र को चलाते हैं, वही पूरा खेल कर रहे हैं, वो किसानों का सबका शोषण कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी दूसरा होता है औसत दिमाग, वो घटनाओं तक पहुंचा, कमजोर दिमाग होता है वो व्यक्तियों तक पहुंच सकता है। मोदी की बात करेगा, राहुल की बात करेगा, तो इसमें असल में किसान का दोष नहीं है क्योंकि उसके पास दिमाग वो नहीं है, इसीलिए इनके षड्यंत्र में फंस गया। अगर उनके पास समझ होती तो क्यों फंसता। तो इन्होंने बड़े चतुराई से 3 विचार सेट कर दिए। राजनीति कैसे चलाते हैं, मैनिफेस्टो में डालते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पहला विचार इन्होंने सेट किया दक्षिणपंथी विचारधारा। इस विचारधारा की एक पार्टी हर देश में इन्होंने सेट कर दी, ठीक है। अभी अमेरिका और भारत को ओपन कंपेयर कर लें नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है, वो है अभी जो डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी है, जिसका अभी डोनाल्ड ट्रंप बैठेगा, प्रेसिडेंट बैठा नहीं है, ठीक। दूसरा भारत में दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है बीजेपी। इनके नाम अलग अलग लेकिन काम एक ही होगा। दक्षिणपंथी विचारधारा को क्या करना है इन्होंने पूरा फिक्स करके, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी क्या करेगी, गोला काला, काला गोरा काला, नस्ल भेद। भारत में दक्षिणपंथी विचारधारा क्या करेगी, हिंदू मुसलमान, इनका काम सौंपा हुआ, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं वो समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। आप मोदी करते हैं तो समझ में आ जाएगी बीमारी क्या है। दूसरा विचार इन्होंने देखा कि भाई यहाँ से आदमी उब जाए तो कहाँ जाए, तो दूसरा विचार इन्होंने तैयार किया सेंट्रिस्ट विचारधारा। इस विचारधारा की भी एक पार्टी हर देश में सेट कर दी है कि एक से ज्यादा पार्टियां आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अमेरिका में सेंट्रिस्ट विचारधारा की पार्टी है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन प्रेसिडेंट अभी बैठा हुआ है, ठीक है। भारत में कांग्रेस सेंट्रिस्ट विचारधारा की पार्टी है, तो वो क्या करेंगे, सेकुलर 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 करेंगे। आदमी इधर से उब जाएगा तो इधर फंस जाएगा। असल में ये दोनों विचार इन्होंने धरती पे 1% लोगों की हितों की रक्षा के लिए बनाए। 800 करोड़ लोग इस वक्त धरती पे हैं, उनमें 1% लोगों की हितों की रक्षा दक्षिणपंथी विचारधारा करेगी, 1% लोगों की सेंट्रिस्ट विचारधारा करेगी। लेकिन इन दोनों में फर्क ये होगा, जैसे भारत को आप लें, भारत में दक्षिणपंथी विचारधारा सेंट्रिस्ट विचारधारा से 10 गुना तेजी से देश को खाएगी। मतलब आप पार्टी के नाम के हिसाब से अगर जानना चाहें तो कांग्रेस जितना 70 साल में देश को नुकसान पहुंचाएगी, बीजेपी 7 साल में पहुंचा देगी, 10 गुना तेजी से खाएगी। ये काम सौंपा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं भाई, आप और हम बीजेपी कांग्रेस को वोट क्यों दे रहे हैं? ये तो हमारे लिए बने नहीं, ये तो दुश्मन विचारधारा है। दुश्मन को आप राजा बना के फिर हम उससे मांगे साहब एमएसपी दे दो, एमएसपी, अरे वो हमारे लिए नहीं बना। तो हमसे बड़ा गधा कौन है जो अपने दुश्मन को वोट दे के राजा बना रहा है फिर उसी से मांग रहा है। तो असल में ये चीज, ये समझ उस वक्त भी ये एक युवा आप ही के क्षेत्र का हुआ करता था, शहीद आजम सरदार दादा भगत सिंह, 23 साल 5 महीने 25 दिन की उम्र थी, ठीक है। उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, वो उस रास्तों को हमें पकड़ना होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समय की कुछ कमी है, मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। जय किसान। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਖਨੌਰੀ ਬੋਰਡ।